हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 136। करण तंग आया युवांशी की हरकतों से और वो प्यारी सी लड़की। तभी अचानक से करण का फोन बजने लगा और उसने युवांशी को पीछे हटाते हुए कहा, 1 मिनट, मेरी मीटिंग है तो उसी के लिए कॉल होगा, तुम अपने लिए कुछ मंगवा लो और जाओ, मैं चलता हूँ। युवांशी ने उठते हुए कहा, भाड़ में जाए तुम्हारी मीटिंग, तुम मेरे साथ अभी के अभी शॉपिंग पर चलो, मैंने कल से कहा था तुम्हें और अब तुम्हें तुम्हारे काम की पड़ी है। करण, मतलब तुम्ही ने तो कहा था कि शाम को चलना है, तो अब ये क्या बात हुई? अब प्लीज, अगर तुम्हारा कोई लड़ाई करने का मूड है तो अभी घर जाओ, क्योंकि अभी मैं फ्री नहीं हूँ। युवांशी, मेरा मूड लड़ाई का नहीं है, पर मेरी एक बात सुन लो करण, तुम सच में एक ही दिन में बहुत बदल गए हो। के हेट यू। करण ने युवांशी का हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपने पास करते हुए कहा, रेड रोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर टाइम इंसान फ्री तो नहीं हो सकता ना। युवांशी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से करण से कहा, मैं अभी शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम तो कभी फ्री नहीं होने वाले ना। करण ने युवांशी को जाने दिए क्योंकि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। युवांशी गुस्से से कैबिन से निकल गई और करण अपनी मीटिंग के लिए चला गया। अगले दिन युवराज का घर। शिवांगी सुबह सुबह मंदिर से आई तो उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती दी। शिवांगी ने किचन के अंदर जाकर देखा, अविनाश किचन में कुछ बना रहा था। शिवांगी ने अविनाश को देखकर कहा, अविनाश बेटा, तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? वो भी इतनी सुबह सुबह? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देते या मेड बना देती, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार कर लेते, मैं वैसे भी आने ही वाली थी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं मॉम, अब आप प्लीज अगले 1 घंटे तक किचन में आने की कोशिश मत कीजिएगा, आज आपको मेरे हाथ का बनाया ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। शिवांगी, ये क्या बात हुई अविनाश? तुम क्यों बनाओगे ब्रेकफास्ट? मेड है ना, वो बना देगी, तुम जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, तुम युवराज के साथ आज ऑफिस जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, अभी तो तुम कल ही आए हो और आज ये सब। अविनाश ने शिवांगी को पकड़कर दरवाजे की तरफ घुमा और कहा, प्लीज मोम, आप अगले 1 घंटे तक किचन में नहीं आएंगी और ये मेरा ऑर्डर है, आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शिवांगी बाहर चली गई। कुछ टाइम बाद मेड ने खाना डाइनिंग टेबल और सर्व कर दिया और शिवांगी और युवराज के साथ अविनाश भी खाना खाने लगा। शिवांगी ने जैसे ही एक बाइट ली उसने कहा, अरे वाह अविनाश, कितना अच्छा खाना बनाया है। युवराज, हाँ भाई, वैसे मानना पड़ेगा कि कुकिंग पर तो अपनी माँ पर गया है, मेरे ज्यादा गुण तो है ही नहीं तुझमें, नहीं तो आज तक किसी से शादी भी कर ली होती। शिवांगी ने खाने की एक और बाइट लेते हुए कहा, मेरे अविनाश के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं होगी युवराज, जो मेरे अविनाश की तरह ही प्यारी और जिसे सबको अपना बनाने का हुनर अच्छे से आता हो। युवराज, हाँ ये बात तो है, लेकिन अगर ऐसी लड़की ढूंढने निकलोगे तो कहीं इसकी उम्र ना निकल जाए, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो बनना बंद हो गई है तुम्हारी जैसी। शिवांगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अपना खाना खाए। युवराज ने अपना खाना शुरू किया और फिर से अविनाश से कहा, तो आज का क्या प्लान है चैंप? ऑफिस चलना है मेरे साथ? अविनाश, डैड आज नहीं, वो दरअसल आज मुझे माँ के साथ नाना नानी को मिलने जाना है, उसके बाद हम ओबरॉय हाउस जाएंगे। युवराज ने ओबरॉय हाउस का नाम सुनकर कहा, नहीं अविनाश, वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां अब कोई नहीं है जिससे मिलने जाने की जरूरत हो, जब बंटवारा हुआ था तभी सब खत्म हो गया था, अब किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। अविनाश ने टाइम को संभाले हुए कहा, इट्स ऑफ डैड, हम नाना नानी से मिलने चले जाएंगे। शिवांगी भी खुश हो गई कि अविनाश खुद हरीश और सुलेखा से मिलने जाने की बात कर रहा है। इतना टाइम हो गया लेकिन युवराज के साथ साथ युवांशी भी हरीश को देखने जाने की बात नहीं करती थी, शिवांगी ही कभी कभी खुद जा आया करती थी। वो लोग भी बार बार युवांशी को आने को कहते, पर युवांशी का एटीट्यूड और बिहेवियर एकदम युवराज की तरह ही था। सब ने खाना खत्म किया और युवराज ऑफिस के लिए निकल गया। शिवांगी भी अपने घर जाने के लिए रेडी होने लगी।
दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस। सुबह के 9 बज चुके थे और युवांशी अभी भी सी रही थी। करण की आज प्रेजेंटेशन थी तो उसे आज जल्दी जाना था, पर युवांशी ने कमरा इतना फैला रखा था कि करण को कोई भी चीज नहीं मिल रही थी। करण परेशान होकर अपना सामान ढूंढ रहा था। करण ने गुस्से से युवांशी के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया और कहा, व्हाट इज दिस युवांशी? ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लापरवाही और लापरवाह लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। युवांशी ने अपनी आंखें खोली और बेड से उठते हुए कमरे का हाल देखा। ये सच में बहुत गंदा हो गया था। युवांशी ने उठते हुए कहा, हाँ तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई भूचाल आ गया क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम जाओ, मैं करवा दूंगी। करण, करवा दूंगी नहीं, अभी के अभी यह सब उठाओ और मुझे ऑफिस जाना है और मेरा चार्ज अभी नहीं मिल रहा। यहाँ इस कमरे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ पर है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आई कांट बिलीव। युवांशी ने चिढ़ते हुए कहा, एक तो मैं शॉपिंग कर करके इतना थक गई और वापस आकर यह सब कैसे सेट करती? किसी नौकर को बुला दो, मैं सब सेट करवा देती हूँ और देती हूँ तुम्हारा चार्जर ढूंढ कर। एक चार्जर के बिना कहीं तुम मर ही न जाना। तभी बाहर कमरे के दरवाजे से आवाज आई, ये सब क्या है करण? उद्धरण चिन्ह डॉट। ये रूम का क्या हाल बना दिया है? बाहर दरवाजे पर राखी और करण की चाची सुमित्रा खड़ी थी। करण ने उन्हें देखकर कहा, वो कुछ नहीं माँ, बस रूम में कॉकरोच घुस आया तो बस इसी वजह से ये सब हो गया। आपको कुछ काम था क्या? राखी, अच्छा तो तुमने अपनी बीवी को बताया नहीं कि जरा सी चीज इधर से उधर होने पर भी तुम घर के नौकर को निकाल देते हो, तो ये सब कैसे हो गया? युवांशी ने करण की जगह जवाब देते हुए कहा, हाँ तो मैं करवा दूंगी ये सब साफ, और वैसे भी ये मेरा कमरा है तो मैं जैसे चाहे इसे रख सकती हूँ। राखी ने गुस्से से युवांशी की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे मुझे वैसे भी यही उम्मीद है। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गई थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की कभी किसी भी घर में खुशी नहीं रहने दे सकती। युवांशी को राखी की बात पर और गुस्सा आ गया और उसने आगे से कुछ कहना चाहा, पर करण ने उसे उसका हाथ पकड़कर कुछ कहने से रोक दिया। सुमित्रा ने आगे आकर कहा, ये कौन सी बातों में लग गए आप सब? युवांशी बेटा, हम तुम्हें बताने आए हैं कि जल्दी से रेडी होकर ये साड़ी पहन कर नीचे आ जाओ। आज तुम्हारी रसोई है तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। युवांशी ने रूडली कहा, क्यों, मुझे क्यों बनना होगा कुछ खाने को? उद्धरण चिन्ह डॉट। आपके घर में कोई नौकर नहीं है क्या? और वैसे भी मैंने कभी अपनी जिंदगी में किचन में कदम नहीं रखा और ना ही मुझे कुछ बनाना आता है। मुझे तो एक चाय तक बनाने नहीं आती। सुमित्रा, हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना। मैं वहीं रहूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम बस थोड़ा बहुत हाथ चला लेना। उसमें हमें सिर्फ शगुन करना है, तुमसे किचन में काम थोड़ी करवाना है। राखी, वैसे भी तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, आंटी जैसे आप इतनी स्वीट है वैसे इनको भी कुछ सिखा दिया होता। मुझे ही हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, खुद तो कभी मुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। राखी, इस लड़की से बहस करना बेकार है। करण, हम जा रहे हैं, तैयार होकर नीचे आ जाना और अगर इसका मन हो तो उसे भेज देना वरना रहने दो। वैसे भी यह शादी करके कौन सा बहाना कर दिया तुम लोगों ने। राखी और सुमित्रा नीचे चले गए और सुमित्रा इशारे से युवांशी को नीचे आने का इशारा करके जाने लगी। युवांशी ने सुमित्रा और राखी की लाई हुई साड़ी की तरफ देखकर कहा, अब मुझे ये ओल्ड फैशन साड़ी पहननी पड़ेगी। पता नहीं ये मिडिल क्लास लोगों की तरह ड्रामा क्यों करते हैं तुम्हारे घर वाले। ओबरॉय इंडस्ट्री। युवराज का कैबिन। युवराज राहुल को कुछ इंटीरियर डिजाइन के बारे में समझा रहा था। युवराज ने राहुल से कहा, हमें एक अच्छे और एक्सपीरियंस्ड इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है इस टाइम। तो तुम्हें किसी अच्छे से इंसान को हायर करना होगा। तुम 10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर देना, बाकी मैं खुद देख लूंगा। राहुल ने वह फाइल बंद की और वहां चेयर से उठते हुए कहा, सर, युवांशी मैम इतने दिनों से ऑफिस नहीं आए, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा मतलब,
युवराज ने राहुल की बात सुनकर उसकी तरफ से पहले तो घूरते हुए देखा और फिर कहा, हाँ वो अब से ऑफिस नहीं आएगी। राहुल, क्यों सर, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? युवराज, प्रॉब्लम तो कोई नहीं हुई, बस वो एक्चुअली उसकी शादी हो गई है। जैसे ही युवराज के मुंह से राहुल ने युवांशी की शादी की बात सुनी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राहुल के हाथ से वो फाइल नीचे गिर गई और उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा गया हो। युवराज ने राहुल को ऐसे देखकर कहा, क्या हुआ राहुल, तुम ठीक तो हो? तुम इतने हैरान क्यों हो गए? राहुल ने खुद को संभाले हुए वो फाइल उठा ली और कहा, हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युवंशी मैम की ऐसे अचानक शादी हो गई। मेरा मतलब आपने बताया नहीं कुछ, ना ही आपने बताया अचानक ऐसे। युवराज, हाँ वो युवांशी ने खुद अपनी मर्जी से करण सिंघानिया से शादी कर ली, हमें खुद नहीं पता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुंबई, शिवांगी के पापा हरीश का घर। हरीश शिवांगी और अविनाश के साथ सामने सोफे पर बैठा हुआ था। हरीश की उम्र का अंदाजा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था। वो रिटायर हो चुका था और उसके चेहरे पर चश्मा था। उसके करीब सारे बाल सफेद हो चुके थे। तभी सुलेखा भी वहां आई। सुलेखा ने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसने भी चश्मा लगाया हुआ था, पर हरीश सुलेखा के मुकाबले कुछ ज्यादा ही उम्र का लग रहा था। सुलेखा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अच्छा किया अविनाश बेटा जो तुम हमें मिलने आ गए, इतने सालों बाद तुम्हें देख रहे हैं, कितने बड़े हो गए हो तुम। अविनाश, मुझे तो आना ही था ना नानी, और मैं आप दोनों के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, आप बाद में देख लेना, लेकिन उससे पहले मुझे चाय पी लेने दीजिए। इतना कहने के बाद अविनाश ने सामने रखा चाय का कप उठा लिया और चाय पीने लगा। कुछ देर बातें करने के बाद तभी अविनाश का फोन बजने लगा। अविनाश ने कहा, मॉम मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप लोग बैठकर बातें कीजिए। अविनाश ने अपना फोन लिया और दरवाजे से बाहर निकल गया। अविनाश फोन पर बात कर रहा था कि अचानक वो किसी से टकरा गया। अविनाश ने बिना देखे ही सामने वाले इंसान से कहा, आई एम सॉरी, वो मैं फोन पर बात कर रहा था तो मैंने देखा नहीं। लेकिन जैसे ही अविनाश ने सामने देखा, उसके नजरें सामने उससे पर ठहरी रह गई, क्योंकि यह सामने कोई और नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी जो अविनाश से टकरा गई थी। वो लड़की शिवांगी के घर के अंदर ही आ रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी ऑलिव ग्रीन आईज थी। उसके गले में स्कार्फ और उसने फुल स्लीव्स टॉप और जीन पहनी हुई थी। उसके होंठों के पास नीचे एक काला तिल था। उसके सुर्ख लाल होठ कैसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कह रहे हो। उस लड़की की हाइट करीब 5 फुट 7 इंच होगी। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र कोई 24-25 साल के करीब होगी। उस लड़की ने अविनाश को देखा और फिर अभिनव से कहा, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आई एम सो सॉरी, वो मैं जल्दी में थी इसीलिए आपको देखा नहीं, आप तो फोन पर थे ना। अविनाश, जी हाँ, लेकिन आप यहाँ कुछ काम था तो मुझे बताए। उस लड़की ने कहा, हाँ लेकिन आप यहाँ अंकल आंटी के घर पर। मेरा मतलब मैंने आपको पहले तो कभी नहीं देखा, मैं तो रोज आती हूँ यहाँ पर। अविनाश, जी हाँ वह जोड़ वो मैं, ये मेरे नाना नानी का घर है और मैं कल ही स्विट्जरलैंड से वापस आया हूँ तो आज उनसे मिलने आया हूँ अपनी मॉम के साथ। उस लड़की ने कहा, ओ तो आप शिवांगी आंटी की बेटे हैं ना? अंकल आंटी रोज उनकी बातें करते रहते हैं और मैंने उन्हें कई बार यहाँ देखा भी है और उनसे मिल भी चुकी हूँ। अविनाश, जी हाँ आप अंदर आइए, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी है? उद्धरण चिन्ह डॉट। ऐसे दरवाजे पर खड़ी ही बातें करेंगे क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। नाना नानी है और मेरी मॉम भी। वह लड़की मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अविनाश ने उसे देखकर कहा, ये कैसी अजीब सी फीलिंग हुई इसे देखकर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कहीं ये पहली नजर वाला प्यार तो नहीं? फिर अविनाश ने अपने सर पर खुद ही मारते हुए कहा, क्या अविनाश तू भी कुछ ज्यादा ही सोचता रहता है, अट्रैक्शन भी तो हो सकता है ना? उसे देखते ही तुझे प्यार हो गया? तू भी ना एक नंबर का पागल है। अविनाश अंदर चला गया और उसने अंदर जाकर देखा कि वो लड़की हरीश और सुलेखा के पास बैठी थी और मुस्कुराते हुए शिवांगी से बातें कर रही थी। उसकी स्माइल देखकर तो अविनाश फिर से जैसे उसी में खो गया। एपिसोड 137, अक्षता और अविनाश की मोहब्बत की कहानी और मुझे अलग घर लेकर दो।
शिवांगी के पापा हरीश का घर। शिवांगी ने अविनाश को दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा, अविनाश तुम वहां क्या कर रहे हो? आओ हमारे पास बैठो। अविनाश शिवांगी के पास आकर बैठ गया और उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, आपको पहचाना नहीं मैंने? नाना जी आपने इन्हें गोद लिया है क्या? अविनाश की बात सुनकर सभी हंसने लगे और वो लड़की भी मुस्कुराने लगी। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, अविनाश बेटा ये अक्षता है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सामने वाले पीजी में रहती है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है। इसका हमारे सिवा और कोई नहीं इस दुनिया में। रोज छुट्टी के बाद यहाँ आकर हम दोनों के साथ बैठती है और हमें भी अकेलापन फील नहीं होता। अक्षता ने सुलेखा के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, आंटी आप ऐसे बोलकर मुझे पराया क्यों कर देते हो? आप दोनों भी तो मेरे लिए इतना कुछ करते हो। शिवांगी, धन्यु अक्षता बेटा, पता है तुम्हारी वजह से मुझे मम्मी पापा की टेंशन भी नहीं होती। अक्षता, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल आंटी खुद बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो ये बिना मांगे मुझे खुद दे देते हैं। इन्हें सब पता होता है कि कब मैं उदास होती हूँ और कब खुश। शिवांगी ने अक्षता का सिर सहलाया और उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया। अविनाश उठा और किचन से अक्षता के लिए कलर ड्रिंक लेकर आया। सब साथ में बैठकर बातें करते हुए हंसने लगे। अविनाश सभी को हंसा रहा था और सब अविनाश की बातें सुनकर खुश हो रहे थे। तभी सुलेखा को अचानक खांसी होने लगी और अविनाश जल्दी से उठकर किचन से पानी लेकर आया। अविनाश ने जल्दी से सुलेखा को पानी दिया और फिर से वापस बैठ गया। अविनाश, नानी आप अपना ख्याल रखिए और घर के काम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, दोनों अभी हमारे साथ हमारे घर चलो। हरीश, नहीं अविनाश बेटा है तो नहीं होता, बेटी के घर में जाकर माँ बाप रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे लिए यहाँ अक्षता है ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। और सारा काम तो नौकर ही करते हैं, हम तो बस फ्री ही रहते हैं। शिवांगी, पापा किस किताब में लिखा है कि आप लोग मेरे साथ नहीं रह सकते? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अक्षता ने अविनाश की तरफ देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, कितना स्वीट है ना ये, बड़ों के साथ इतना अपनापन, इतनी तमीज, जैसा मैं अपने लिए सोचती थी ये बिल्कुल वैसा ही है। अविनाश ने भी एक बार अक्षता की तरफ देखा और फिर जैसे ही दोनों की नजरें टकराई, दोनों ने जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। शाम तक वो लोग बातें करते रहे। शिवांगी और अक्षता सबके लिए खाना लगाने लगे। अविनाश हरीश का हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले आया। शिवांगी ने खाने का एक बाउल उठाते हुए अक्षता से कहा, मैं ये ले जाती हूँ, तब तक तुम ये पनीर बाउल में निकाल लो और तुम भी आ जाओ। अक्षता, जी आंटी आप जाएं, मैं लेकर आती हूँ। शिवांगी बाहर निकल गई और अक्षता वो पनीर कढ़ाई से निकालने लगी। शिवांगी बाहर गई और बाउल डाइनिंग टेबल पर रखते हुए वापस जाने लगी, लेकिन अविनाश ने शिवांगी को पकड़कर चेयर पर बिठाते हुए कहा, मोम अब आप भी बैठ जाओ और खाना खाओ। शिवांगी, एक मिनट, अभी मैं अक्षता की थोड़ी हेल्प करवा दूं और पानी भी तो लाना है। अविनाश, अच्छा मैं ले आता हूँ, आप बैठ जाओ। अविनाश किचन में चला गया जहाँ अक्षता पानी का जग और बाउल एक साथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पानी का जग उसके हाथ से गिरने ही वाला था कि तभी अविनाश ने आकर अक्षता के हाथ पर हाथ रख दिया और पानी वाले जग को गिरने से बचा लिया। जैसे ही अक्षता के हाथ पर अविनाश का हाथ टच हुआ तो वो अविनाश की आंखों में देखने लगी। अविनाश भी अक्षता को ही देख रहा था। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। तभी बाहर से शिवांगी की आवाज आए, अविनाश बेटा आ जाओ तुम दोनों, खाना ठंडा हो जाएगा। शिवांगी की आवाज से अविनाश और अक्षता का ध्यान हटा और अविनाश ने अक्षता के हाथ से पानी का जग ले लिया और कहा, आप ये बाउल ले जाए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अक्षता, थैंक यू, एंड पानी का जग गिरने से बचाने के लिए भी थैंक यू। अविनाश, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आप मेरे नाना नानी का इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, वह बिना किसी मतलब के, नहीं तो कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट। आजकल तो अपने ही अपनों से नफरत करते हैं और आप हैं कि आप। अक्षता ने अविनाश को कुछ भी बोलने से रोकने के लिए उसके होठों पर उंगली रखते और कहा,
आपको मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है। अंकल आंटी मुझे इतना प्यार करते हैं तो क्या मैं बदले में उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? और कैसे भी शिवांगी आंटी और विधि आंटी के बिना वो काफी अपसेट रहते हैं और मुझे भी तो किसी की कंपनी चाहिए थी ना। उद्धरण चिन्ह। अविनाश, आप सच में बहुत अच्छी है। अक्षता, मैंने भी देखा आप भी सच में बहुत अच्छे हैं। वो अमीरों वाला घमंड और एटीट्यूड कुछ भी नहीं आपके अंदर। बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप बिल्कुल। इतना कहने के बाद अक्षता चुप हो गई, जैसे उसने कुछ गलती से बोल दिया हो। अविनाश ने अपनी एक आंख ऊपर करते हुए कहा, बिल्कुल। अक्षता ने अपनी नींद नर्सरी नीचे करके शर्माते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। अविनाश ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए अक्षता को देखा और फिर कहा, चलते हैं बाहर, खाना ठंडा हो जाएगा वरना माँ बार बार आवाज लगा रही है। सिंघानिया हाउस। राखी जी शाम के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और बाकी सभी घरवाले भी वही थे। करण भी वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन युवांशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। राखी जी ने करण से कहा, क्या बात है करण, तुम्हारी बीवी नजर नहीं आ रही? क्या उसे डिनर करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है? सुबह उसने हमें जो हलवा खिला दिया उसे वैसे ही हमारा पेट बहुत भर चुका है। अगर उसे कहीं डिनर करना है तो आ जाए, वरना कोई भी यहाँ उसका इंतजार नहीं करने वाला। करण कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से युवांशी की आवाज आई, तो आप मत खाती मेरा बनाया हुआ हलवा? आपको किसने कहा था खाने के लिए? वैसे भी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने रसोई का काम कभी नहीं किया और ना ही कभी किचन में पैर रखा है। आपको ही शौक चढ़ा था मुझसे रसोई की रस्म करवाने का। सुमित्रा ने युवती को रोकने के लिए कहा, युवांशी बेटा आओ बैठो, डिनर करो। और तुम क्या ये सब बातें लेकर बैठ गई? यहाँ आओ, सबके साथ डिनर करो। युवांशी ने गुस्से से कहा, हाँ करने तो मैं डिनर ही आई थी, लेकिन आप इनकी बातों की वजह से मेरा पेट और दिल दोनों भर चुका है, तो अब डिनर की कोई जरूरत नहीं है। करण, इट्स ओके युवांशी, वो बड़ी है तुमसे। कुछ नहीं कहा उन्होंने तुम्हें। आओ और सबके साथ बैठकर खाना खाओ, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। युवांशी करण को घूरते हुए उसके पास बैठ गई और डिनर करने लगी। अब राखी ने भी युवांशी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो करण को अच्छे से जानती थी और उसके गुस्से को भी। युवराज का घर। युवराज और शिवांगी अविनाश के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। युवराज ने अविनाश से कहा, कैसा रहा आज का दिन अविनाश? कल तो तुम मेरे साथ चलोगे ना ऑफिस? अविनाश, सॉरी डैड, अभी तो मैं आया हूँ तो अभी नहीं, कल मुझे नाना नानी को उनके गिफ्ट देने जाना है, उनके कुछ गिफ्ट तो यहीं पर रह गए। युवराज, हाँ तो गिफ्ट में कौन सी बड़ी बात है, आज ही तो तुम वहां से आए हो, कल मैं किसी के हाथों भिजवा दूंगा, उनके गिफ्ट ड्राइवर के हाथों भिजवा देंगे। अविनाश ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं डैड, मैं खुद चला जाऊंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी के हाथों गिफ्ट भिजवाना। मैं खास उनके लिए लेकर आया था, लेकिन जल्दी जल्दी में थोड़े रह गए और थोड़े ले गया। शिवांगी ने अविनाश की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अविनाश ने शिवांगी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, मॉम आप क्यों मुस्कुरा रही हैं मुझे देखकर? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैंने क्या कह दिया? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, शायद मैं जो समझ रही हूँ वो सही है, मुझे शक तो हो ही गया था लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब तुम्हारे इन हरकतों से ना मेरा शक यकीन में बदल रहा है। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, क्या बात है भाई, कोई मुझे भी बता दो, ये दोनों माँ बेटे की क्या आपस में सीक्रेट मीटिंग चल रही है? शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही अविनाश ने शिवांगी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे रोका और कहा, कुछ नहीं डैड, मॉम बस ऐसे ही बात कर रही थी, वो एक्चुअली नाना नानी के पास जाकर ना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मेरा मन कर रहा है कल फिर चला जाऊं, उसके बाद परसों से आपके साथ ऑफिस जाऊंगा, और वैसे भी अभी तो मैं अभी अभी आया हूं ना, इतनी जल्दी ऑफिस के कामों में थोड़ी लगा देंगे आप मुझे। युवराज, हाँ तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, ऑफिस में जाकर ऑफिस का काम करो, वैसे ही ऑफिस के लोगों से मिलो, उनके काम के एक्सपीरियंस को देखो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, वैसे भी आगे होने वाले बॉस हो तुम कंपनी के। अविनाश, ठीक है लेकिन कल नहीं परसों से पक्का।
युवराज मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब जल्दी से खाना खत्म करो, मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिंघानिया हाउस, करण और युवांशी का रूम। युवांशी बेड पर बैठी अपने फोन में गेम खेल रही थी और करण अभी अभी अपने स्टडी रूम से उसे रूम में आया था। करण ने युवांशी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला गया। युवांशी ने भी गुस्से से करण को देखा, क्योंकि उसे लगा था कि करण उसे मनाएगा जो कुछ राखी ने युवांशी से कहा, लेकिन करण के ऐसे रिएक्शन पर युवांशी और ज्यादा भड़क गई। उसने अपना फोन बंद करके ब्लैंकेट ओढ़ लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब करण वापस आया तो उसने देखा कि युवांशी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। करण ने युवांशी के पास जाकर बेड पर बैठते हुए कहा, युवांशी, आई नो कि तुम सो नहीं रही हो और मुझे पता है तुम किस बात से नाराज हो। युवांशी ने आंखें खोलते हुए कहा, वो तो तुम्हें पता है, लेकिन तुम कुछ बोलोगे नहीं क्योंकि तुम्हें तो अपनी सो कॉल्ड मॉम की परवाह रहती है ना हर वक्त। कारण, ऐसी भी अब कोई बात नहीं है युवांशी, मॉम को तो तुम पहले से पसंद नहीं थी, ये तुम भी जानती हो, और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उनसे अच्छा बिहेव करोगी और उनके दिल में अपनी जगह अपने लिए बनाओगी, तो अब क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। युवांशी गुस्से से, शट अप यार, मुझसे ये सब आदर्श बहू वाले काम नहीं होंगे, ये मुझे पता चल चुका है, और वैसे भी तुम्हें मैं ऐसे ही पसंद थी ना, तो मैं ऐसे ही हूँ, पर तुम मुझ में कुछ चेंज चाहते हो तो वह बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती, खास करके तुम्हारी मॉम के साथ। या तो उन्हें कहो अपना बिहेवियर चेंज कर लो या मुझे एक अलग घर लेकर दो। करण ने युवांशी की तरफ हैरानी से देखा और कहा, युवांशी, तुम जानती भी हो तो क्या कह रही हो? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 138, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सिंघानिया हाउस। युवांशी, ऐसे क्या देख रहे हो? लाखों हजारों लोग अलग घर लेकर रहते हैं, और अगर तुम्हारी मोम को मुझसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कहती। करण, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक्चुअली अब ना मुझे लग रहा है कि मोम सच कह रही थी, मुझे ऐसे तुम्हारे साथ कुछ भी प्लान करने के पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए था। युवांशी ने गुस्से से करण को देखा। वो बेड से गुस्से से उठी और करण की तरफ पिल्लो फेंकते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? उद्धरण चिन्ह। करण ने वो पिल्लो कैच कर लिया। उसने उठकर युवांशी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्योंकि जिन चीजों और हरकतों को मैं तुम्हारा बचपना समझता था वो तुम्हारा बचपना नहीं था। ये तुम्हारी ईगो, तुम्हारी बदतमीजी है। कितना कुछ सोचकर शादी की थी मैंने तुमसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। युवांशी को करण की बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने करण को जोर से पीछे धक्का दिया और अलमारी के ऊपर से अपना बैग निकालने लगी। करण उसे ये सब करते देख रहा था, लेकिन वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए करण युवांशी के पास आकर उसके पीछे खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ लिया। युवांशी ने गुस्से से करण को घूरते हुए कहा, हाथ छोड़ दो मेरा बेवकूफ कहीं के, अपनी फैमिली के पीछे जाकर छुप जाओ। अगर अपने डिसीजन पर इतना ही पछतावा हो रहा है तो मैंने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया था मुझसे शादी करने के लिए, तुम खुद ही मरे जा रहे थे। करण, तो तुम ये बैग क्यों पैक कर रही हो? इस टाइम कहाँ जा रही हो तुम? युवांशी, मैं कहीं भी जाऊं, यहाँ भाड़ में जाऊं, उससे तुम्हें क्या? तुम जाओ अपनी मॉम के पास जाकर बैठो। इतना कहने के बाद युवांशी ने जल्दी से अपना बैग पैक किया और जल्दी से उठाकर जाने लगी, लेकिन करण ने उसके हाथ से बैग छीनते हुए कहा, युवांशी, ये पागलों वाली हरकतें बंद करो और बताओ बात क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, बेवकूफ तुम हो रहे हो करण। मुझे नहीं रहना ऐसे माहौल में। अरे शादी हो गई है हमारी, हम दोनों खुश है, तो तुम्हारी मॉम को क्या प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह डॉट। वो आयशा, वह भी तो ओपन माइंडेड थी ना, उससे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने क्या कह दिया तुम्हारी मॉम को कि वो मुझसे इतना नाराज रहती है? करण ने युवंशी का हाथ नहीं छोड़ा और उसके हाथ से सूटकेस पीछे करते हुए कहा, देखो युवांशी, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं मॉम से बात करता हूँ, तुम्हें आगे से अब यहाँ से कोई भी कुछ नहीं कहेगा और मोम भी नहीं।
तुम बस शांत हो जाओ और ये बैग वापस रखो और आराम से सो जाओ। आई प्रॉमिस अब मॉम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी और ना ही तुमसे कोई बुरा बिहेव करेगी। युवांशी ने बैग वहीं रख दिया और कहा, ठीक है तुम्हारी बात पर यकीन कर रही हूँ पर ये लास्ट बार है। करण ने युवांशी को गोद में उठा लिया और बैग की तरफ ले जाते हुए कहा, यू नो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी कमजोरी बन चुकी हो तुम और इसी बात का तुम फायदा उठा रही हो। युवांशी ने अपनी बाहें करण के गले में डालते हुए कहा, हाँ वो तो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे पर अब तुम्हें उन्हें समझाना होगा नहीं तो मैं अगर एक बार इस घर से चली गई तो मैं तुम्हारी मॉम की तरह वापस नहीं आने वाली। करण ने युवांशी को बेड पर बिठा दिया और उसके पास आते हुए अपनी शर्ट उतारने लगा। युवांशी ने करण को रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर क्योंकि आई एम ऑन पीरियड्स। करण ने अपने हाथ वहीं रोक लिए और कहा, इट्स ओके लेकिन अभी कुछ दिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं फिर तो मेरे पास ही आओगी ना। उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने स्माइल की और आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। करण भी उसके पास आकर लेट गया और दोनों आराम से सो गए। युवराज का घर। अविनाश अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था। वो बार बार अपने फोन को तरफ देख रहा था। अविनाश को आज नींद ही नहीं आ रही थी। अविनाश ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जब से तुमसे मिला हूँ दिल कर रहा है कि बार बार तुम्हें ही देखता रहूं। तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा। आंखें बंद करता हूँ तभी तुम दिखाई देती हो। दूसरी तरफ शिवांगी की और युवराज अपने रूम में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। युवराज ने शिवांगी से कहा, कुछ तो बात है स्वीट हार्ट, तुम्हारे और अविनाश के बीच क्या बात चल रही थी मुझे भी बता दो। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, ऐसी कोई बात नहीं है युवराज लेकिन मुझे लगता है अविनाश को अक्षता पसंद आ गई है। जैसे वो उसे देख रहा था, जैसे अब वापस मम्मी पापा के घर जाने की बात कर रहा था, उससे मुझे थोड़ा शक हो रहा था। युवराज ने आई रोल करते हुए शिवांगी की तरफ देखकर कहा, अक्षता वही नहीं जिसकी तुमने बात की थी कि वो अंकल आंटी के पास उनका ख्याल रखने के लिए आ जाती है। शिवांगी, हाँ युवराज तुम पता है वह बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है और बड़ों की इज्जत करना भी बहुत अच्छे से जानती है। वह मम्मी पापा का बिना किसी रिश्ते से अगर वह इतना ख्याल रख सकती है तो अपनों का कितना ख्याल रखेगी। उद्धरण चिन्ह। युवराज, तो तुम क्या सोच रही हो ये बताओ मुझे सिर्फ तुम्हारे सच मायने रखती है। अगर तुम कहती हो तो मैं बात कर लेता हूँ अविनाश से। शिवांगी, नहीं अभी नहीं प्लीज युवराज, अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए हमें। आज ही तो वो उससे मिला है, उससे कोई भी राय बनाने से पहले एक बार दोनों को अच्छे से मिल लेने दीजिए और बात कर लेने दीजिए। आप अभी उससे कुछ नहीं कहेंगे। युवराज, हाँ बाद में वह भी उसे शादी करके अपनी मर्जी से ले आएगा, तब बैठकर देखते रहना अपनी बेटी की तरह उसे भी नाराज होकर बैठ जाना। शिवांगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। अविनाश मेरा बेटा है और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी मॉम का दिल दुखे। और वैसे भी अक्षता मुझे भी बहुत पसंद है, अगर वह उसे पसंद करता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। युवराज, तो ठीक है मैडम, जैसा तुम रहती हो वैसा ही होगा। अभी हम अविनाश से कोई बात नहीं करेंगे लेकिन मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ, अगर अविनाश ने युवांशी जैसा कोई भी कदम उठाया तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो युवांशी को मिली थी। मैं उसे इस घर से अलग कर दूंगा और उसका यहाँ आना बंद करवा दूंगा। शिवांगी ने बेड पर लेटते हुए कहा, अच्छा ये सब बस करो और सो जाओ, सुबह तुम्हें जरूरी मीटिंग पर जाना है ना, क्या बातों में लग गए। उद्धरण चिन्ह। युवराज शिवांगी के पास आया और उसे पकड़कर बाहों में भरकर आराम से सो गया। शिवांगी ने भी अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरने वाले युवराज। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए शिवांगी के फोरहेड पर किस क्या किया, दोनों ऐसे ही सो गए। अगली सुबह सिंघनिया हाउस। करण और युवांशी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। युवांशी ने ब्लू कलर का टॉप और उसके साथ ब्लैक जीन पहनी हुई थी। युवांशी ने पैरों में हल और बालों को खोल छोड़ रखा था। युवांशी ने ना ही गले में मंगलसूत्र और ना ही मांग में सिंदूर पहना हुआ था, जिसे देखकर राखी को गुस्सा आ गया।
राखी मेड के पास खड़ी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगवा रही थी और अभी बाकी कोई नहीं आया था ब्रेकफास्ट के लिए। राखी ने करण से कहा, कारण बेटा कहीं जा रहे हो क्या? आओ पहले ब्रेकफास्ट कर लो, खाली पेट घर से नहीं जाते। करण, हाँ मोम, आज संडे है तो मैंने सोचा युवांशी के साथ आज का दिन स्पेंड करता हूँ, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम तक वापस आएंगे, अगर लेट हो जाए तो आप लोग हमारा इंतजार मत कीजिएगा। राखी, लेकिन बेटा अभी कुछ ही दिन हुए हैं तुम लोगों की शादी को और इसे अभी तो सिंदूर लगाना चाहिए कहीं जाने से पहले। ऐसे कैसे ये तैयार होकर आए हैं जैसे कि कोई कुंवारी लड़की हो। युवांशी कुछ कहती उससे पहले ही करण ने कहा, देखिए मॉम, मैंने युवांशी से प्रॉमिस किया है कि अब इस घर में उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सॉरी, लेकिन हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। राखी के कानों में जैसे ही ये बात आई वो हैरान रह और उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। एपिसोड 139 अविनाश ओबरॉय को प्यार हो गया। करण, जो आपने सुना मॉम, आप अगर युवांशी को एक चांस देंगी तो आपको भी उसके अंदर की अच्छाई नजर आएगी, आपके इस बिहेव की वजह से वो आपसे और ज्यादा नफरत करेगी और आप उससे। राखी, करण, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम इतनी सी बात के लिए अपनी माँ को छोड़ कर जाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट। मैंने क्या कह दिया इसे? उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, करण मैं बाहर हूँ, तुम प्लीज वही आ जाना। करण ने युवांशी को रोकते हुए कहा, रुको युवांशी, अब अगर मैं मोम से कुछ कह रहा हूँ तो तुम भी ध्यान से सुन लो। ये अब तुम्हारा घर है और तुम्हारा परिवार भी, अगर मॉम और तुम्हें आपस में कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट कर लो, लेकिन आगे से तुम दोनों ने अगर घर में कोई सीन क्रिएट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राखी ने आगे आते हुए कहा, बिल्कुल नहीं करण बेटा, अब ऐसे कुछ नहीं होगा, बस आगे से तुम मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। करण राखी के पास आया और उसके हाथ को चूमते हुए कहा, मोम, मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर ये फैमिली ड्रामा मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। दूसरी तरफ हरीश और सुलेखा का घर मुंबई। हरीश रोज की तरह बाहर घर के लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तभी अंदर से मेड आए और उसने हरीश को चाय दी। बाहर गेट पर एक कार आकर रुकी और हरीश ने बाहर देखते हुए कहा, ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? तभी कार के अंदर से अविनाश बाहर आया और अंदर लान में ही आकर हरीश के पास बैठ गया और कहा, हेलो नाना जी, कैसे हैं आप? हरीश ने मुस्कुराते हुए, आओ आओ अविनाश बैठो, मीना चाय लेकर आप अविनाश के लिए। अविनाश ने हरीश से कहा, नहीं नाना जी, अभी मुझे चाय नहीं पीनी, आप ये बताएं नानी क्या कर रही है? हरीश, बेटा वो तो मंदिर गई है तो अभी शायद उसे आने में देर हो जाए। अविनाश ने अंदर की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब अभी घर में और कोई भी नहीं है? मैं तो नानी से मिलने आया था, नानी अकेली गई है या वो लड़की भी है उनके साथ? उद्धरण चिन्ह। हरीश, नहीं बेटा, अक्षता तो आज बच्चों को लेकर किसी टूर पर गई है, वो मुझे बताकर गई थी, अब शायद वो शाम को ही आए या हो सकता है रात भी हो जाए। अविनाश हरीश की बात सुनकर परेशान हो गया, उसने चेयर से उठते हुए कहा, ठीक है नाना जी, आप अपना फोन दीजिए, वो मेरे फोन में यहाँ नेटवर्क नहीं आता, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। हरीश ने अपना फोन निकालकर अविनाश को दे दिया और अविनाश अंदर जाते हुए कहने लगा, मैं कुछ देर अंदर आराम करने जा रहा हूँ, नानी आएगी तो मुझे उठा देना। हरीश मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ आराम करो। अविनाश अंदर गया और हरीश के फोन से अक्षता का नंबर अपने फोन में डायल कर लिया, लेकिन जैसे ही वो कॉल करने लगा उसे एक पल के लिए डर लगा कि कहीं अक्षता ऐसे उसके फोन करने पर नाराज ना हो जाए। अविनाश ने खुद से कहा, लेकिन मैं उसे फोन करके कहूंगा क्या? अविनाश, जो होगा देखा जाएगा अविनाश, बस तू फोन कर दे, अगर उसकी लाइफ में कोई और होगा और मैं ऐसे ही सपने देखता रहा तो क्या होगा? बात करने से कम पता तो चल जाएगा ना। अविनाश ने वो नंबर डायल किया, थोड़ी देर बेल जाने के बाद सामने से अक्षता ने फोन उठाया और उसकी मीठी आवाज अविनाश के कानों में सुनाई दी। हेलो कौन? उद्धरण चिन्ह। अविनाश डर गया और उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। सामने से अक्षता ने कहा, अविनाश आप?
अविनाश ने जल्दी से कहा। आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? उद्धरण चिन्ह। अक्षता मुस्कुराते हुए। आपका नाम आपके नंबर की कॉलर इट पर शो हो रहा है, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने अक्षता के सवाल पर कुछ देर सोचने के बाद हड़बड़ाते हुए कहा, वो एक्चुअली नाना जी के फोन पर नेटवर्क नहीं था तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने फोन से फोन करके आपको पूछ लूं कि आप कब तक वापस आएंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। उन्हें शायद आपसे कुछ काम था इसलिए। अक्षता। हाँ, तो उन्हें बता दीजिएगा कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मैं शायद 2 दिन बाद ही वापस आ पाऊं। उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे कहा, लेकिन नाना जी तो कह रहे थे कि आप शाम तक वापस आ जाओगी तो अब कौन सा जरूरी काम आ गया? उद्धरण चिन्ह। अक्षता अविनाश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। अविनाश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अक्षता ने कहा, मैं अंकल को सब बता कर गई थी तो मैं जान गई थी कि ये फोन अंकल की तरफ से नहीं बल्कि किसी और की तरफ से आया है। अविनाश को खुद पर गुस्सा आया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ बोल दिया। लेकिन तभी अक्षता ने अविनाश से कहा, आप अगर नाना जी का बहाना ना भी लगाते तब भी बात कर सकते थे, हम आपको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आपसे मिलने का मन था तो मैं यहाँ आया हुआ था और आप आए नहीं, बस यही पूछना था कि आप आज यहाँ आओगी या नहीं? अक्षता ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो शायद कल ही आती पर अब तो आना ही पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। आप मेरे लिए इतनी दूर से आए हैं? अविनाश ने स्माइल की और कहा, अच्छा, और अगर मैं अब वापस चला जाऊं तो? उद्धरण चिन्ह। अक्षता ने जल्दी जवाब नहीं दिया और कहा, अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, यहाँ इतनी देर फोन पर बात नहीं कर सकती। अविनाश, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, छत पर मिलते हैं। अक्षता ने बिना किसी जवाब के फोन रख दिया और अविनाश फोन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बेड पे गिर गया। युवराज का ऑफिस। युवराज मीटिंग हॉल से बाहर निकला और उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। युवराज ने फोन करते हुए कहा, हेलो, हाँ राहुल, तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे 2 दिन से? क्या बात है? सामने से राहुल की आवाज आई, सर वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसलिए ऑफिस नहीं आया, लेकिन मैं कल से वापस ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। युवराज, अच्छा ठीक है, अगर तुम ठीक नहीं तो रहने दो, अभी तबीयत देख लो अपनी, ऑफिस बाद में आ जाना। राहुल, नहीं सर, मैं अभी थोड़ा ठीक फुल कर रहा हूँ, कल मैं आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई होगी उसके लिए सॉरी। राहुल ने फोन कट किया और हम देखते हैं कि राहुल किसी बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो काफी परेशान लग रहा था। तभी एक लड़के ने राहुल के पास आते हुए कहा, क्या बात है राहुल, इतना परेशान क्यों हो रहा है यार, एक लड़की गई तो क्या? इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर है तू, तुझे तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। राहुल, पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो वही थी ना हजारों से बढ़कर, ऐसे कैसे वो जोड़, वो मुझे बिना बताए किसी से भी शादी कर सकती है। मुझे लगा था वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन सामने वाले लड़के ने कहा, अगर तू उसे पसंद करता था तो उसे बता देता ना, अब ऐसे बैठा रहेगा तो वह किसी और को तो पटा ही लेगी, अब लड़कियां तो होती ही एक नंबर की धोखेबाज है। राहुल, शायद तू ठीक कह रहा है, और वैसे भी अब पछताने से क्या फायदा है, वो किसी और की हो चुकी है, लेकिन ये दिल है कि मानता ही नहीं है। बस यही दिल करता है कि अभी वो वापस आ जाए और मैं उसे अपना लूं। शाम का टाइम, हरीश का घर। अविनाश छत पर खड़ा ऊपर चांद की तरफ देख रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अविनाश ने पीछे पलटते हुए देखा कि अक्षता खड़ी थी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए अक्षता को देखा और कहा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अक्षता ने कहा, वो अंकल के पास बैठ गई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। आपको कुछ बात करनी थी? अविनाश ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं। अक्षता वहां से जाने लगी और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फोन करके बता दीजिएगा। अभी आप आइए नीचे, डिनर कर लेते हैं।
अक्षता वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अक्षता की सांसें जैसे एकदम थम सी गई। उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर आंखें खोलकर वापस पलटकर अविनाश की तरफ देखा। अविनाश भी अक्षता की तरफ देख रहा था। अविनाश ने अक्षता का हाथ छोड़ दिया और कहा, आई एम सॉरी, बस वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए। अक्षता, मतलब? उद्धरण चिन्ह डॉट। किस बात का कंफ्यूजन? अविनाश, अपनी इस फीलिंग के बारे में। मुझे लगता है मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, पर मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे। अक्षता ने हैरानी से अविनाश की तरफ देखा। अविनाश जैसे अक्षता से किसी जवाब की उम्मीद लगाए बैठा था। उसने अक्षता की तरफ सवाली नजरों से देखा। अक्षता ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, अगर आप खुश हो नहीं है तो मुझे क्यों ये सब? उद्धरण चिन्ह। अविनाश, क्योंकि यह फीलिंग मेरे मन में पहली बार आई है। किसी लड़की को देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पता नहीं आप क्या सोचती होगी मेरे बारे में कि कल ही मिला और आज ये सब, लेकिन मेरे दिल में जो था वो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अक्षता ने कुछ नहीं कहा और नीचे जाने लगी। अविनाश ने पीछे से दोबारा अक्षता को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा और आप पर कोई भी बात क्या प्रेशर नहीं है। आपका जो दिल है आप मुझे जवाब दे सकती हैं। अक्षता ने अविनाश को देखा और कहा, मेरे मन में क्या है ये मुझे भी नहीं पता, जो आपके मन में है शायद वही मेरे मन में भी। इतना कहने के बाद अक्षता भागकर छत से नीचे चली गई और अविनाश उसे जाते देखकर मुस्कुराता रहा। अविनाश ने खुद से कहा, कितनी अजीब बात है ना, इतनी जल्दी प्यार भी हो गया और वो भी मुझे। इतने लड़कों को इस चक्कर से दूर रहने की सलाह देने वाले अविनाश ओबरॉय को प्यार हो गया। युवराज का घर। युवराज घर वापस आया और उसने अंदर आकर देखा कि शिवांगी डाइनिंग टेबल पर युवराज का इंतजार कर रही थी। युवराज ने अपना बैग रखते हुए कहा, आज बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार किया जा रहा है, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 140। युवांशी बार में हुई बेहोश और करण को आई तनुजा की याद। शिवांगी ने युवराज को देखकर खड़े होते हुए कहा, आ गए तुम? मैंने बस डिनर लगा दिया है, तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ। युवराज ने आगे आकर शिवांगी को हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसके बाल सही करते हुए कहा, पहले बताओ कि क्या बात है? तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। युवांशी को याद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे मन की हर बात कैसे पता चल जाती है युवराज, जबकि मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं? युवराज, कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें स्वीट हार्ट कि तुम मेरा ही हिस्सा हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो तुम्हें। भले ही तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। शिवांगी, ये बात सच है युवराज कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे ज्यादा प्यार मैं कभी किसी से नहीं कर सकती। युवराज ने शिवांगी की बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और कहा, आई लव यू स्वीट हार्ट। शिवांगी, आई लव यू टू युवराज, लेकिन सच में मुझे युवंशी की चिंता हो रही है। उसके बिहेवियर की वजह से कहीं उसने वहां कोई तमाशा ना खड़ा किया हो। उसे मैंने वो सब इसलिए भी कहा कि वो शायद वो खुद रिस्पॉन्सिबल बने, लेकिन अब मुझे उस फिक्र हो रही है। युवराज, टेंशन मत लो, हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगी, मैं जानता हूँ उसे। तभी दरवाजे पर अविनाश आया और उसने अंदर शिवांगी और युवराज को देखकर आंखें नीचे करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा गाइस। मुझे शायद आज सब धुंधला दिखाई दे रहा है। मोम, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप खाना मेरे रूम में ही भिजवा देना। शिवांगी ने अविनाश के पास आते हुए उसका कान पकड़ लिया और कहा, बदमाश कहीं के, चलो मुंह हाथ धोकर आ जाओ जल्दी। यही हम सब के साथ बैठकर खाना खाएगा तू भी। अविनाश मुस्कुराते हुए युवराज के पास गया और फिर उसे हक करने के बाद अंदर चला गया। शिवांगी अविनाश को देखकर कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक। 20 साल पहले, स्विट्जरलैंड। शिवांगी प्रेग्नेंट थी और वो युवराज के साथ मॉल में शॉपिंग करने आई थी। शिवांगी का आइसक्रीम खाने का मन था तो वो बार बार युवराज को आइसक्रीम खिलाने को कह रही थी। तभी युवराज ने शिवांगी से कहा,
तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। युवराज उतरकर आइसक्रीम लेने चला गया और तभी कहीं से गोली चलने की आवाज आई। शिवांगी पलट कर देखती उससे पहले ही एक लड़की आए और शिवांगी को धक्का दे दिया। शिवांगी पास ही कार से टकरा गई, लेकिन तभी गोली उस लड़की को लगी और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। शिवांगी कुछ समझ पाती उससे पहले ही युवराज भागकर वहां आया और उस लड़की को पकड़कर गिरने से बचा लिया। शिवांगी को देखकर युवराज ने जल्दी से उस लड़की को गोद में उठाया और कार में लेटा ड्राइवर को कार चलाने को कहा। शिवांगी अभी भी हैरान परेशान अपने पेट पर हाथ रखकर खड़ी थी, क्योंकि वो गोली उसे लगने वाली थी, लेकिन उस लड़की ने शिवांगी के बदले खुदा आगे आकर कर अपने जान खतरे में डाल ली। युवराज ने शिवांगी से कहा, जल्दी कार में बैठो शिवांगी, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें उसे बचाना है, उसने तुम्हारी हमारे होने वाले बच्चे की जान बचाई है। शिवांगी जल्दी से खुद को संभालते हुए कार में बैठी और उस लड़की को संभाला। लड़की के पेट से काफी खून बह रहा था और वो बार बार कह रही थी, मेरा बेटा, मेरा बेटा घर पर अकेला है। ड्राइवर ने कार एकदम स्पीड में चला दी और शिवांगी ने उसे लड़की को संभालते हुए कहा, तुम अपनी आंखें खुली रखो, कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारे बेटे का। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांगी से बार बार उसे आंखें खोलने को कह रही थी। थोड़ी देर में वो लोग अस्पताल पहुंच गए और उसे लड़की को इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया। फ्लैशबैक एंड युवराज ने शिवांगी को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, शिवांगी कहाँ खो गई, अब चलो खाना ठंडा हो जाएगा। अविनाश भी वही डाइनिंग टेबल पर बैठा शिवांगी को देख रहा था। अविनाश जैसे कुछ समझ गया था कि शिवांगी क्या सोच रही है और युवराज भी। शिवांगी ने कहा, हाँ बस वो कुछ नहीं। फिर कुछ दिन अविनाश और अक्षता आपस में नहीं मिले और वो बस फोन और मैसेज पर बातें करते थे, क्योंकि अक्षता को स्कूल जाना होता था और अविनाश ने भी युवराज के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अक्षता और अविनाश अभी एक दूसरे सिर्फ फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते थे। अब अचानक से कोई किसी को मिलके अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तो नहीं कर सकता था ना। वैसे भी अक्षता और अविनाश की आदतें और संस्कार बहुत मिलते थे। दोनों ही सबसे प्यार से सबकी इज्जत करना अच्छे से जानते थे। अविनाश ने शिवांगी को अपने दिल की हर बात बता दी थी कि वो अक्षता को पसंद करता है, पर वो अपने रिश्ते को दोस्ती का रूप देकर एक दूसरे को समझाना चाहते थे। अब अक्षता जैसे प्यारी, सुंदर और संस्कारी लड़की किसको पसंद नहीं आती। शिवांगी तो बस हर हाल में अपने बच्चों की खुशी चाहती थी और युवराज शिवांगी के हर फैसले में उसका साथ देता था। कुछ दिनों बाद सिंघानिया हाउस। रात के टाइम युवांशी एक बार में बैठी ड्रिंक कर रही थी। यहाँ शायद कोई पार्टी चल रही थी। युवांशी ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसने पार्टी मेकअप किया हुआ था। युवांशी नशे में लग रही थी और वो सभी लड़कों और लड़कियों के बीच जाकर नशे की हालत में डांस कर रही थी। तेरे वर्गता मैनू कोई दिसदा नहीं, मैं ता नया वाला दिल किते लगता नहीं, तेरे रंग दा ना मिलिया सितारा मेरे यारा, तेरे बिन मैं ता सारा बेरंग सजना, मंदा नहीं ये दिल तेरे लिए हर पल, तेरी खैर मंगदा रवा, तू जो नैना च मिलाया ये गुलाबी रंग लाया, तेरे इश्क च रंगया मलंग सजना। तभी एक लड़के ने आकर युवांशी की कमर पर हाथ रख लिया और उसके साथ डांस करने लगा। युवांशी ड्रिंक करके नशे में थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस लड़के ने युवांशी के पास आकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और युवांशी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, लेकिन युवांशी ने उसे पीछे नहीं हटाया, क्योंकि अभी वो कुछ सोचने की हालत में नहीं थी। वो लड़का शायद युवांशी को नहीं जानता था और युवांशी भी उसे नहीं जानती थी। उस लड़के ने कहा, जब से इस पार्टी में आया हूं तुम पर से नजर नहीं हटती, डांस करोगी मेरे साथ? युवांशी ने उसे लड़के की तरफ उंगली करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, डोंट टच मी, आई एम मैरिड एंड। युवांशी इससे आगे कुछ कहती तभी उस लड़के के कान के पास एक जोरदार मुक्का पड़ा और वह वहीं गिर गया।
युवांशी ने सामने देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि खुद करण खड़ा था। करण ने ब्लैक और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। करण के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी इसी बार को आग लगा देगा। करण ने आगे आकर युवांशी को पकड़ा और उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए उसे वहां लेकर जाने लगा। युवांशी ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा ना आई एम मैरिड। करण ने युवांशी का हाथ कसकर पकड़ा और जोर से कहा, शट अप युवांशी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें होश भी है तुम यहाँ, और तुम्हें पता है ना तुम्हें ड्रिंक अलाउड नहीं है। अभी के अभी मेरे साथ घर चलो, यहाँ मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। वो लड़का जिसे करने मुक्का मारा था वो अभी भी फर्श पर पड़ा था। वो धीरे से उठा और वहां से खिसकने लगा। तभी करण से उसे आवाज लगाते हुए कहा, एक मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। वो लड़का डर गया और वही रुक गया और वापस पलटकर करण की तरफ देखा और करण के पास अगर उसके पैरों में गिर गया। उस लड़के ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए करण सर, मुझे नहीं पता कि आपकी बीवी है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी करने की सोचूंगा भी नहीं। करण ने युवांशी जी की तरफ देखा जो करण बाहों में सो गई थी। करण ने उस लड़के से कहा, जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर मुझे कहीं दिखे तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो लड़का जल्दी से वहां से निकल गया और करण युवांशी भगवान जी को गोद में उठाकर ब्राइडल स्टाइल में वहां से ले गया। उसने युवांशी को अपनी रोल्स रॉयस कार में लिटाया और ड्राइवर को कार ड्राइव करने को कहा। युवांशी बेहोश हो चुकी थी नशे की वजह से। करनी ने युवांशी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हो सकती हो। मुझे लगा था मेरी तनुजा का दिल है तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें सब वैसी ही तनुजा की तरह होंगी। लेकिन मैं गलत था, ये सब हकीकत में कभी भी नहीं होता। तुम तनुजा से बहुत अलग हो युवांशी, जबकि मैं तुम्हें प्यार से रखना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम क्या चाहती हो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर कार ड्राइव करता रहा और करण ने युवांशी का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। करण ने अपनी आंखें बंद की और पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक। एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट जो पूरी तरह से खाली था। उसमें हर जगह रेड कलर के और व्हाइट कलर के गुब्बारे थे। रिजॉर्ट के अंदर करण और तनुजा के अलावा और कोई नहीं था। रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था और तनुजा हैरानी से करण की तरफ देख रही थी। तनुजा ने पिंक कलर का सूट और करण ने ग्रे कलर का कोट और पैंट पहनी हुई थी। करण के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। करण आज तनुजा को प्रपोज करने वाला था। तनुजा ने हैरानी से करण की तरफ देखा और कहा, सर यह सब क्या है और आपने मुझे यहाँ, ये सब मुझे क्यों बुलाया आपने यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण ने तनुजा के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, अभी भी तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है मिस तनुजा। मैं तुम्हें मिसेज तनुजा करण सिंघानिया बनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। प्यार हो गया है मुझे तुमसे। अब मुझे गोल गोल बातें करना तो आता नहीं, तो जो मेरे दिल में था बता दिया, आई लव यू। विल यू मैरी मी? उद्धरण चिन्ह। तनुजा की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही उसने करण के मुंह से यह बात सुनी वो शॉक हो गई। तनुजा ने करण की तरफ देखा, उसकी आंख से आंसू बह गया। उसने करण से पीछे हटते हुए कहा, ये सब नहीं हो सकता, मैं ये सब नहीं कर सकती सर। आप नहीं समझेंगे कि ये सही नहीं है। करण उठते हुए, लेकिन क्या प्रॉब्लम है तनुजा? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें लोगों की परवाह है ना, तो उसकी टेंशन तुम मत लो। तनुजा, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं वो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।